सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने विमीय विश्लेषण का आगाज कर दिया था और इसका एक अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है। हमने ये सीखा था कि विमीय विधि से भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच कैसे करनी है। चलिए उस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे। साथ ही एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना सीखेंगे विमीय विधि से। तो चलिए मेरे साथ, आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, और ये किस कैटेगरी का है भाई? यहां पर हम लोग पहले भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे और उसके बाद मात्रकों को परिवर्तित करना सीखेंगे। और यकीन मानिए ये जो एप्लीकेशन है विमीय विश्लेषण का, ये जो अनुप्रयोग है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से सवाल आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चा। आपको क्वेश्चन में डूब जाना है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक चीज और, अगर आपको विमीय सूत्र याद नहीं है, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, तब तो आप रहने दीजिए। बिना विमीय सूत्र के आप यहां पर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। देखो, है तो ये सवाल मक्खन, ये पूरे के पूरे सवाल जो होंगे बहुत ही सिंपल हैं। बस आपको क्या करना, चम्मच उठा के मक्खन को मुंह में लेना है। लेकिन चम्मच क्या है? चम्मच है विमीय सूत्र। अगर विमीय सूत्र नहीं तो सवाल आप नहीं हल कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा विमीय सूत्र याद करने की। वैसे ज्यादा से ज्यादा आप सवाल हल करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन कौन से विमीय सूत्र कुछ ज्यादा ही काम के हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आइए आते हैं अपने सवाल पर। सवाल को समझिए। जैसे कोई बालक बालिका को समझने की कोशिश करता है, जैसे कोई बालिका बालक को समझने की कोशिश करती है, वैसे ही आप सवाल को समझने की कोशिश करिए। सवाल में डूब जाइए। बहुत हो गया किसी की आंखों में डूबने का खेल। अब हम लोग क्वेश्चन में डूबेंगे, सवाल में डूबेंगे। तो वायु में ध्वनि का वेग, हम लोग बात कर रहे हैं वेग की। चलिए हम लोग वेग को v से दिखा देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किससे दिखाना चाहते हैं। तो हम वेग को यहां v से दिखा रहे हैं, स्मॉल v से। तो वायु में जो ध्वनि का वेग है किस पे निर्भर कर रहा है, ये सवाल आपको बता रहा है कि किस पे निर्भर करता है, प्रत्यास्थता गुणांक पे। और आप शायद इसको पहली बार सुनेंगे, लेकिन आप क्लास 11th में हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। चलो, प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल ई से दिखा दिया, प्रत्यास्थता गुणांक। और किस पर निर्भर कर रहा है? घनत्व पर निर्भर कर रहा है। चलो, घनत्व को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल डी। आप रो से भी दिखा सकते हो, घनत्व को जनरली रो से दिखाते हैं। तो पहला लाइन में सब कुछ है बच्चा। पहले लाइन में सब कुछ है कि ध्वनि का जो वेग है, हम लोग को ध्वनि से मतलब नहीं है, हम लोग ध्वनि के वेग से मतलब है। ध्वनि का वेग v किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्थता गुणांक पे निर्भर करता है, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, और साथ ही उस माध्यम के घनत्व पे निर्भर करता है। और अब सवाल ये बोलता है कि विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी भौतिक राशियों के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है। ये आपका पहला सवाल है इस कैटेगरी से। बड़ा ध्यान से चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जिस भी भौतिक राशि की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है v की, वेग की बात हो रही है, और सवाल ये कह रहा है आपसे कि वेग किस पे निर्भर कर रहा है? ई पे निर्भर कर रहा है, साथ ही कैपिटल डी पे निर्भर कर रहा है। यानी v जो है निर्भर, ये आप समानुपाती का साइन लगाएंगे ये बताने के लिए कि v किस पे निर्भर कर रहा है, ई पे निर्भर कर रहा है और डी पे निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे कोई सी भी भौतिक राशि हो सकती है। सवाल आपसे किसी भी भौतिक राशि से कर सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड निर्भर करता है पी क्यू आर पर,
कुछ भी आपको दे देंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। आपको विमीय सूत्र पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और गारंटी मैं उसी की लेता हूं जिसकी गारंटी होती है, समझदार आदमी हो। चलिए भाई, तो वी निर्भर करता है ई और डी पे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बस एक ही ई हो सकता है या उसका पावर कुछ उसका घात भी तो हो सकता है ई का स्क्वायर हो सकता है ई का घात 4 हो, इसलिए आप यहाँ पे घात को लगा के चलेंगे। तो v समानुपाती है ई का घात a डी का घात b, सही है। तो यहाँ पे आपसे अब कोई सा भी भौतिक राशि दे सकते हैं आपको, और ये बोल सकते हैं कि ये जो भौतिक राशि है इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो आपको यही स्टेप सबसे पहले लिखना है। इसके बाद चलिए क्या करना है, अब जब आप इस समानुपाती के साइन को, मैं शायद सनम बोल दिया था, अब मैं और सनम जो सिंगर हैं उनका फैन हूं ना, मैं उस सनम की बात नहीं कर रहा हूं। v जो है समानुपाती है, इसको हटाइए और एक नियतांक k लगा दीजिए, स्मॉल k। ई का घात कितना बच्चा, ई का घात a है, डी का घात b है, सही है। ई का घात a है, डी का घात b है। और अब आता है इस खेल का सबसे क्रूशियल पार्ट, सबसे टर्निंग पॉइंट, गेम को ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, मतलब यहाँ से ये निर्णायक मोड़ है ये इस कहानी का, कि आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको विमीय सूत्र याद है तब तो आप आगे जा पाएंगे, अगर विमीय सूत्र याद नहीं है तो आप बस यहीं तक रह जाएंगे। अब आपको उन सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को लिख लेना है जो जो आपके समीकरण में है। समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए इसको। तो सबसे पहले बात होगी बच्चा वेग की। वेग है ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग। भैया वेग किसी का भी हो, वेग किसी का भी हो, ध्वनि का वेग हो, मेरा वेग हो, उसका वेग हो, आपकी वाली का वेग हो, मेरी वाली का वेग, मेरी वाली तो है ही नहीं, अभी याद आया मेरे को। और ध्वनि का वेग v, वेग क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LT-1, और ये लिखने का तरीका है m 0 है तो m का 0 तो 1 ही हो जाता है, तो LT-1। इसके बाद ये है प्रत्यास्था, माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक, माध्यम का नहीं, माध्यम की प्रत्यास्था गुणांक, की का माध्यम की अच्छा लग रहा है सुनने में, माध्यम की का ही सही है यार माध्यम क्या प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल ई। अब देखो जिसको याद ही नहीं है माध्यम प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र याद ही नहीं है, तब तो लेकर बैठा रहेगा। तो देखो बच्चा, मुझे याद है, मैं लिख दे रहा हूं ML-1T-2, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप प्रत्यास्था गुणांक के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते हो। ये आप पढ़ोगे, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार इसका फॉर्मूला तो ये होता है, यानी विमीय सूत्र ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन वहाँ तक जाना पड़ेगा ना। ML-1T-2 बच्चा, ML-1T-2। इसके बाद है घनत्व, माध्यम का घनत्व। तो घनत्व का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, कैपिटल डी का विमीय सूत्र हो जाएगा ML-3। तो सबसे पहले आपको इस रूप में लिख लेना है कि ये जो भौतिक राशि है इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। यहाँ पे आप घात लगा देंगे और इसको हटा के कांस्टेंट लगा देंगे। उसके बाद जो जो भौतिक राशियां आई हैं आपके समीकरण में, सबके विमीय सूत्र को लिख लेना है। और इसके बाद आता है इसके आगे का स्टेप। अब आपको क्या करना है, जहां पे जो भौतिक राशि है, अच्छा के की बात क्यों नहीं की हम, के विमाहीन है, एक विमाहीन नियतांक है के, उसकी कोई विमा नहीं है। जैसे कि मेरी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं है, मेरी सीमा नहीं है, बीमा जरूर करवा रखा है मैंने, ठीक है, तो मेरी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई बीमा नहीं है, लेकिन बीमा जरूर करवा रखा है मैंने, आप भी करवा लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हंसी मजाक तो लगा ही रहेगा, मेन फोकस हमारा पढ़ाई होना चाहिए। तो वी, ई और डी, जहां पे जो भौतिक राशि है उसके विमीय सूत्र को आपको वहीं पर रख देना है। तो मैं रख दूंगा, आगे पढ़ने में जाना पड़ेगा।
v है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, और इसको बड़े से जेल के अंदर बंद कर दीजिए। के विमाहीन है, वहां पे आप कुछ नहीं रखेंगे। ई के जगह पे रखेंगे आप एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और याद रखिएगा बच्चा इसका घात ए है, आप इसका पावर ए लेके चल रहे हैं। और उसके बाद डी है कैपिटल डी, कैपिटल डी का विमीय सूत्र है एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, और इसका घात है बी। और देखिए बच्चा एक गलती बहुत बच्चे करते हैं कि यहाँ पे ई का घात ए लगाया है, डी का घात बी लगाया है। जब विमीय सूत्र लिखते हैं तो जाने और अनजाने में इसको इधर उधर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर ई का घात ए लगाया है तो इसके विमीय सूत्र पे भी घात ए ही लगाओगे आप। यहाँ पे घनत्व का घात बी लगाया है तो घनत्व के विमीय सूत्र का घात भी बी होगा, नहीं तो फिर आपका समीकरण उल्टा पुल्टा आएगा, गलत संबंध आप फिर क्या बोलना चाहिए, डिराइव कर लोगे। हो सकता है नाजायज संबंध भी आप डिराइव कर लो, इसीलिए संभल के चलना है। ओके, तो चलते हैं। ये हो गया वेग, ये हो गया घनत्व, सॉरी ये हो गया आपका कैपिटल ई यानी कि प्रत्यास्थ गुणांक, घनत्व हो गया। अगला स्टेप आप क्या उठाएंगे, अगला स्टेप तो ये है, इधर देखो m का घात 0 है तो मैं लिख देता हूं। ओके, m का घात a है, l का घात माइनस a हो जाएगा, t का घात माइनस 2a हो जाएगा। पता है ना कैसे हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा ना बच्चा अंदर में, वैसे यहाँ पे ये इंटू हो जाएगा। m का घात b है, l का घात माइनस 3b है, ये देखो हो गया। और अब आपको ये भी मालूम है कि अगर आधार समान है, समान है मतलब सेम है, तो घातांक जुड़ जाते हैं। इधर तो बेचारा ये अकेला ही है, कोई इंटू नहीं हो रहा इसके साथ। लेकिन यहाँ पे m और m, तो m का घात क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। l का घात क्या हो जाएगा, l का घात हो जाएगा माइनस a माइनस 3b, t का घात क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2a, ये हो गया। और अब जब मैंने आपको विमीय समांगता का सिद्धांत पढ़ाया था तो ये बोला था कि बिना विमीय समांगता के सिद्धांत के आप कुछ नहीं कर पाओगे और सही में कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विमीय समांगता का सिद्धांत। जिस भी बच्चे को पता ही नहीं है कि विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है तो जरा एक बार फिर से सुन लीजिए कि विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई भौतिक समीकरण शुद्ध है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसके दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसके दोनों पक्षों में जो भी पद होंगे उनकी विमाएं समान होती हैं। यहां भी वही करना है। विमीय समांगता के सिद्धांत से हम जो समीकरण डिराइव करेंगे वो करेक्ट ही करेंगे ना। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी पद हैं, जो भी मूल राशियां हैं, उनके जो घातांक होंगे वो बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो पहले अब m को कंपेयर कर लीजिए, फिर l को कंपेयर कर लीजिए, फिर t को कंपेयर कर लीजिए, शायद मैं गलत बोल गया, m का कंपेयर कर लीजिए, l का कंपेयर कर लीजिए, t का कंपेयर कर लीजिए, घात कंपेयर करिए। इधर m का घात 0 है, इधर m का घात a प्लस b है, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि a और b बराबर तो हैं लेकिन माइनस भी है, a इक्वल टू माइनस बी और b इक्वल टू माइनस ए, ये भी कर सकते हैं। l को कंपेयर कर लीजिए आप, l का घात इधर 1 है तो 1 किसके इक्वल है, माइनस a माइनस 3b के इक्वल है। 1 इक्वल टू माइनस a माइनस 3b है। और आगे देख लीजिए कैपिटल T की बात कर लेते हैं, इधर माइनस 1 है, इधर माइनस 2a है, तो माइनस और माइनस का कहानी खत्म हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कैपिटल a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू कितना 1/2। तो बच्चा a का मान तो मिल गया ना,
ए इक्वल टू 1/2 है, इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ए इक्वल टू 1/2 है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से होकर आपको गुजरना है। सबसे पहले आप जो सवाल जो कह रहा है उसको गणितीय रूप में लिखिए कि ये भौतिक राशि इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, घात लगा लीजिए। फिर जहाँ जो भौतिक राशि हैं उनके विमीय सूत्र को आपको रख देना है, फिर लगा देना है विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता के सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी मूल राशियां होंगी उनके घातांक क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। m को कंपेयर किया, l को कंपेयर किया, t को कंपेयर किया और क्या निकाल लेंगे आप, घात निकाल लेंगे। आपका जो जंग था, आपका जो संघर्ष था वो इन घातों को निकालने के लिए ही था। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। v इज इक्वल टू k, e का घात कितना है, a है, और a का मान कितना है, a का मान 1/2 है। ओके, d का घात b है जो कि -1/2 है, तो v इक्वल टू आ जाएगा k 1/2 -1/2, तो e का घात 1/2, d का घात 1/2 नीचे आ गया तो प्लस हो गया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, √e/d। v इक्वल टू √e/d, k कांस्टेंट है वहां पर, तो ये हो जाएगा वायु में ध्वनि के वेग का फॉर्मूला, वायु में ध्वनि के वेग का सूत्र, यही अभीष्ट सूत्र है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या है बच्चा? चलिए आगे एक और सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपको होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट तो मिलेगा बच्चा, और आपको उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को, उस गृह कार्य को करना है। अगर आप सही में सीरियसली पढ़ रहे हो तो, अगर आप टाइम पास करने आए हो तब तो बोलोगे छोड़े ना यार कौन करता है। बच्चा आपको सीखना है तो सीखना है तो करना पड़ेगा सवाल, ये मैं करूँगा, इसके बाद का सवाल आपके लिए होगा। चलिए बच्चा, एक डोरी के कंपन की आवृत्ति न्यू, यहाँ पे आवृत्ति की बात हो रही है तो ये हो गया न्यू, ये वी नहीं है, ये न्यू है, ये म्यू भी नहीं है, ये न्यू है, ऐसा मोड़ देना है, वी बना के ऐसा मोड़ देना है, तो ये हो गया न्यू। आवृत्ति को न्यू से दिखा रहे हैं आप। लंबाई L, पूरा सवाल पढ़ लीजिए। एक डोरी के कंपन की आवृत्ति न्यू, लंबाई L, तनाव कैपिटल T, और इसके प्रति एकांक, पॉइंट टू बी नोटेड माई बच्चा, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। आवृत्ति के लिए फॉर्मूला निकालना है, यानी आपको दिया है कि आवृत्ति किस पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति L पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति कैपिटल T पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति कैपिटल स्मॉल m पे निर्भर कर रहा है, ये दिया है ना। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है कि कौन सी भौतिक राशि किस पे निर्भर कर रही है। आवृत्ति निर्भर कर रही है L पे, लंबाई पे, डोरी में जो तनाव है कैपिटल T पे, और प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, पूरे द्रव्यमान पे नहीं, केवल द्रव्यमान पे नहीं, प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान। तो इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया। ओके, इसके बाद का क्या है प्रोसेस कि न्यू है, इसको इक्वल लिख दूंगा, यहाँ पे K लगा दूंगा, जो विमाहीन है, याद है ना मैं सीमाहीन हूँ, ये विमाहीन है, ये L मतलब मैं असीम हूँ, मेरी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है। L का घात A है, T का घात B है, M का घात C है बच्चा, इसको कुछ और मत पढ़ना ना, ये M का घात C है। चलिए ठीक है, और अब क्या है कि जो भौतिक, अच्छा इसको नंबर दे दो 1। अब जो भौतिक राशि आई है उसका क्या करना है, विमीय सूत्र को लिख लेना है।
आवृत्ति है बच्चा, ये जो न्यू दिख रहा है ये क्या है, ये आवृत्ति है, आवृत्ति न्यू। न्यू क्या होता है, अगर अच्छा आवृत्ति तो आप पढ़े हैं ना क्लास 9th में, आवृत्ति क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी, सही वाला कैपिटल टी नहीं ना। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो इसको आप t-1 लिख सकते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है। अगर पूरा सिस्टम से लिखना है बच्चा तो m0 है, L0 है, t-1 हो जाएगा। यह आवृत्ति का विमेय सूत्र है। क्यों कह रहा हूं मैं बार बार मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि बिना विमेय सूत्र के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे तो आपको विमेय सूत्र पता होना चाहिए बच्चा। m0, अब तुम बालक हो या बालिका हो, यहाँ बालिका कोटा नहीं है कि हम तो बालिका हैं, हमको जरूरत नहीं है, हम तो पूछ लेंगे बगल वाले से, एग्जाम में कोई नहीं बताता। m0 L0 t-1 आवृत्ति हो गया। लंबाई देख लीजिए बच्चा, लंबाई तो लेंथ ही है ना बच्चा, लंबाई तो L ही है, तो m0 L t0 पूरा सिस्टम से लिख रहा हूं। तनाव क्या है भाई, तनाव कैपिटल टी, खिंचाव तनाव, ये भी एक बल ही है। तनाव भी क्या है, एक बल ही है। और बल का विमेय सूत्र कितना होता है, mLt-2, mLt-2। और बच गया है एकांक लंबाई के द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान। और यहां पे आता है वो पॉइंट जहां पे अक्सर लोग मार खा जाते हैं, यही वो मोड़ है जहां पे आप फिसलते हैं। देखो केवल लंबाई के केवल द्रव्यमान की बात नहीं किया है, यहां पे बात किया है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब जो कुल द्रव्यमान होगा उसको L से भाग देना पड़ेगा, कुल द्रव्यमान को L से भाग देना पड़ेगा। प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान के साथ साथ उसमें L-1 भी है, द्रव्यमान के साथ साथ उसमें L-1 भी है। समय नहीं है, समय शून्य है बच्चा, तो ये याद रखिएगा। केवल द्रव्यमान बोला जाता तो आप यहाँ पे केवल m लिखते, लेकिन बोला है प्रति एकांक लंबाई, दिया है ना भाई, प्रति एकांक लंबाई, तो L से भाग देना पड़ेगा। प्रति है ना, प्रति मतलब डिवाइडेड, भाग जाना है आपको, भाग नहीं जाना है, भाग देना है आपको। ml-1 t0। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आगे का प्रोसेस क्या है बच्चा, इसको मैं छोटा कर लूँ, कुछ ज़्यादा ही जगह ले लिया है, हालांकि उतना भी जगह नहीं लिया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या बताया गया है आपको कि जहाँ पर जो भौतिक राशि है उसका विमेय सूत्र आप वहाँ पे रख दीजिए। तो न्यू, ये वो नया वाला न्यू नहीं है बच्चा, ये आवृत्ति वाला न्यू है, m0 L0 t-1। ये मामला निपट गया लेफ्ट हैंड साइड का। m0 L0 t-1, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट जो कि विमाहीन है, L m0 L t0, m0 L t0 का घात कितना है, याद रखिएगा, परिवर्तित नहीं करना है। L का घात a है तो इसका घात a होगा। लंबाई तो हो गया। तनाव कैपिटल T, mLt-2, mLt-2 का घात कितना है, b है। और प्रति एकांक लंबाई की बात करें, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बात करें तो ये हो जाएगा ml-1 t का पावर 0 और उसके बाद का घात c है। लिख लिया। जहां पे जो भौतिक राशि है न्यू, तो न्यू की जगह पे लिख दिया उसका विमेय सूत्र। लंबाई की जगह पे लिख दिया उसका विमेय सूत्र। तनाव की जगह लिख दिया उसका विमेय सूत्र। उसके बाद प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमेय सूत्र। तो आपको जहां जो भौतिक राशि होती है वहां उसको लिख देना होता है। उसके बाद क्या है, इसके बाद तो बस सॉल्व करना है। इधर m0 है, L0 है, t-1 है, इधर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ये घात 0 हो जाएगा, तो देखो m का घात 0 हो जाएगा, L का घात a हो जाएगा, t का घात 0 हो जाएगा बच्चा। m का घात कितना हो जाएगा, m का घात b हो जाएगा, L का घात भी b हो जाएगा, t का घात -2b हो जाएगा बच्चे। और उसके बाद ये m का घात c है, L का घात -c हो जाएगा, t का घात तो 0 है। अब फिर से देखिए,
अगर आधार समान है तो जो घातांक होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने में क्या दिक्कत है आपको? ये हो जाएगा m0 L0 t-1 इज इक्वल टू m 0 है, m का घात 0 है, 0 प्लस b प्लस c यानी b प्लस c आ गया। l का घात a है, l का घात a प्लस b और ये माइनस c भी तो है। ओके, t का घात 0 है, t का घात 0 माइनस 2b तो माइनस 2b आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? ये देखो, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। इधर भी एमएलटी है, इधर भी एमएलटी है। विमीय समांगता के सिद्धांत से बच्चा, विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? विमीय समांगता के सिद्धांत से जो आपका समीकरण है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी मूल राशियां हैं उनकी जो विमाएं होंगी मस्ट बी सेम। घातांकों को ही विमाएं कहते हैं, तो उनकी विमाएं समान होनी चाहिए। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे m l t, तो इधर m का घात 0 है, उधर m का घात b प्लस सी है, यानी 0 इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस सी। ओके, इधर l का घात 0 है, इधर l का घात है a प्लस बी माइनस सी, 0 a प्लस बी माइनस सी, और लास्ट में है कैपिटल T का -1 है और -2b है, -1 है -2b है, तो ये माइनस माइनस खत्म कहानी। यहां से आपको मिल जाएगा 2b है, -2b। ओके, -2b, तो माइनस माइनस कहानी खत्म। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? b इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2। b इज इक्वल टू आ गया 1/2, b का मान 1/2 है। यहां से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल रहा है b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी b जो है, c जो है, c इज इक्वल टू माइनस बी है, c इज इक्वल टू माइनस बी है, यानी c कितना मिल जाएगा आपको? आपको c इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/2। ये c मिल गया, ये b मिल गया। यहां पे अब आपको क्या करना है? a निकालना है बच्चा। तो यहां देखो a इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस बी। a इधर आ गया, या फिर यो बोलिए कि a उड़ रही है, b इधर आके माइनस हो गया, c इधर आके प्लस हो गया, तो a इज इक्वल टू c माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c है -1/2 और b है -1/2, मतलब b तो 1/2 ही है, तो -1/2 कितना होगा? माइनस आधा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आपके पास b इज इक्वल टू 1/2 है, c इज इक्वल टू -1/2 है, और a इज इक्वल टू कितना बच्चा? a इज इक्वल टू -1 है। अब आपके पास a भी है, आपके पास b भी है, आपके पास c भी है। मान रख दीजिए समीकरण 1 में a, b व c के मानों को रखने पर, तो समीकरण 1 को याद करिए, न्यू इज इक्वल टू कितना है? न्यू इज इक्वल टू k है, l का घात a है, t का घात b है, m का घात c है। तो k अपनी जगह पे है, l का घात a है तो -1 रखेंगे आप। ओके, और l का घात a होने के बाद t का घात b है, कैपिटल T का घात b है, तो b 1/2 हो जाएगा, और m जो कि प्रति एकांक लंबाई है उसका घात -1/2 है। चलिए इसको हल कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा न्यू इज इक्वल टू k, ये l -1 है यानी ये 1/l है, ये t 1/2 है, ये m 1-2 है, यानी ये हो जाएगा √t/m। तो यहां से आपको मिल गया, गुलाबी रंग में लिखा जाएगा ये इतिहास। न्यू इज इक्वल टू k
1/L, या फिर इसको आप K/L भी तो बोल सकते हो, K/L √T/M। ये है आवृत्ति। डोरी की जो आवृत्ति है, डोरी में कंपन की जो आवृत्ति है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर क्लास 11 के फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको एहसास होगा यार ये ऐसा आता है, ये इस प्रकार आता है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये सवाल आपके लिए बच्चा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए ही है, तो वहाँ पे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सवाल अपने मन से भी हल करने की कोशिश करें। जब तक आप अपने मन से सवाल हल नहीं करेंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको समझ में नहीं आया है। बस आपको ये लगता है कि समझाने पे समझ में आ गया है, फिर आप देख के बना पा रहे हैं और बिना देखे बना लेंगे। बनाए गए सवाल को बनाना आसान है। अगर आप ऐसे सवाल नहीं बना पा रहे हैं जो पहले आपने नहीं बनाया है, मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, बस आप अपनी याददाश्त के भरोसे जिंदा हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, समझिए चीज़ों को। समझने का मतलब ये है कि आप सवाल कोई भी दीजिए, मैं सॉल्व कर लेगा। सचिन बोला था ना, बाउंसर टू फेक, मैं खेलेगा। वैसे ही सवाल कुछ भी आए, मैं खेलेगा, मैं सॉल्व करेगा। ये आपको इतना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इसे रटना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, रटने की कोशिश तो करना ही नहीं। तो देखो सवाल में एक बार पढ़ देता हूँ। एक बड़ा तरल तारा अपने गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव से अंतरिक्ष में दोलन करता है। तारे का दोलन काल, ये दोलन काल है कैपिटल टी, ये तनाव वाला कैपिटल टी नहीं है, दोलन काल वाला कैपिटल टी, यानी समय की बात हो रही है। दोलन काल त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है, तारे की त्रिज्या पर, तरल के घनत्व पर, तारा जो है तरल से बना है उसके घनत्व पर, और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपका एक हेल्प मैं कर दूं। जो कैपिटल टी है, जो कि आवर्त काल है, तारा दोलन कर रहा है अंतरिक्ष में, उसका दोलन काल किस पर निर्भर कर रहा है? उस तारे की त्रिज्या पर, तारे के घनत्व पर, उस तरल के घनत्व यानी तारे के घनत्व पर, और साथ ही कैपिटल जी पे भी निर्भर कर रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी पर निर्भर करता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे घात ए बी सी लगा लेते हैं और यही हो गया। अच्छा, एक स्टेप और ले चलें आपको। ये कांस्टेंट के लगा लिया, आर का घात ए हो गया, रो का घात बी हो गया, जी का घात सी हो गया। यही हो गया आपका समीकरण नंबर 1। करना क्या है बच्चा, कैपिटल टी का विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए, जो कि समय है, काल है, समय का समय ही होगा। आर त्रिज्या है, लंबाई ही है, घनत्व तो अभी आपने देखा है। कैपिटल जी का विमीय सूत्र भैया, कैपिटल जी का विमीय सूत्र होता है m-1l³ T-2। मुझे याद था, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। m-1l³ T-2। तो जो अरंगा है, जो अड़चन है आपके और सवाल के बीच में, वो विमीय सूत्र है। तो अगर आपको विमीय सूत्र याद होगा तो बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, जहां जो भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र याद रखिए, रख दीजिए, सॉल्व करिए, एबीसी का वैल्यू निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है यार। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, मुझे ये मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप हल करके दिखाओ यार। आप बिल्कुल भी निष्क्रिय हो, आपको निष्क्रिय गैसों की श्रेणी में नहीं जाना, आपको हाईली रेडियो एक्टिव होना है। तो जी जो है, जो कि गुरुत्वीय नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m-1l³ T-2। चलिए अब हल करिएगा। और अब आते हैं हम लोग इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में। पहला पार्ट हमने कर लिया है, हमने भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना हम सीख गए हैं। अब और सवाल हल करिए। अगर सवाल में क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बिल्कुल उसका रिस्पांस मिलेगा। जो भी आपकी दुविधा होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग, अच्छा सेकंड, पहला पार्ट था भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना,
और दूसरे पार्ट में आते हैं एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना विमीय विधि से। तो देखो, जब हम लोग एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करेंगे विमीय विधि से, तो वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप देखो, आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो, विमीय विधि से जाओगे, अगर आप डायमेंशनल मेथड से जाओगे तो आपको फॉर्मूला से होकर जाना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट में तो आप जा ही सकते हो, टिल लाइन का सॉल्यूशन होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो क्या करना है, मान लो आपके पास मापन की दो पद्धतियां हैं, ये हो गई मापन की पहली पद्धति और ये हो गई मापन की दूसरी पद्धति। आपको मापन कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़े हैं वही है, अपने मन से कुछ भी बना के आपको दे सकते हैं। ये मापन की पहली पद्धति, ये मापन की दूसरी पद्धति। अब मान लीजिए मापन की पहली पद्धति में भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का, कौन है भैया इधर, कोई है क्या यार? क्या ना, ये क्लासों में कभी कभी मेढक घुस आते हैं, वो बाहर में खुला है, ये मेढक आके परेशान करते हैं। एक दिन तो मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, आंख लग गई, वो ऊपर से एक हवाई जहाज गया, मैं उड़ के देखा तो मेढक था। डर लगता है यार, डर सभी को लगता है, गला सभी कर सकता है, हालांकि डर के आगे रंजीत है, तो आप मत डरिएगा। तो 1 जो है और 2 मापन की दो पद्धतियां हैं। मान लीजिए किसी भौतिक राशि का मान जो है इस पद्धति में n1 है, उसकी वैल्यू आपको जो भी दी होगी, और आपको इस पद्धति में बदलना है, n2 में बदलना है। मापन की पहली पद्धति में किसी भौतिक राशि का मान n1 है और इसको किसमें बदलना है, n2 में बदलना है। और जो मापन की पहली पद्धति होगी, मान लो उसमें m है, l है, t है, हालांकि इतने से ही अपना काम चल जाएगा, mlt से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे m1 है, l1 है, m1 है, l1 है, t1 है, यहाँ पे मान लीजिए वो m2 है, l2 है, t2 है। तो फॉर्मूला क्या है देखिएगा। इसके बाद आपको एक शानदार शायरी सुनाने की कोशिश करेंगे, दिल से निकलेगी जो आवाज़, वो आपके दिल तक पहुँचेगी। और जो पढ़ा रहे हैं वो दिमाग तक पहुँचे ना पहुँचे, दिल की बात दिल तक जरूर पहुँचेगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि n2 इक्वल टू हो जाएगा n1, n2 इक्वल टू n1, m1 बाई m2, l1 बाई l2, t1 बाई t2। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, l1 बाई l2, t1 बाई t2। डरने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा समझ में आएगा। n2 इक्वल टू n1, m1 बाई m2, l1 बाई l2, t1 बाई t2। अब कई बच्चे खुश हो गए होंगे, अरे यार यहाँ तो विमीय सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी। अबे उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे घात होता है a, b और c, और ये घात कहाँ से आएगा, जिस भी भौतिक राशि की बात हो रही है उस भौतिक राशि का पहले आप क्या लिखोगे, विमीय सूत्र लिखोगे, mlt, घात a, घात b, घात c, और इस abc को यहाँ लिखा जाता है। जिस भी भौतिक राशि की बात हो रही है, जिस भौतिक राशि के मात्रक को इसमें से उसमें परिवर्तित करना है या उसमें से इसमें परिवर्तित करना है, उसका सबसे पहले विमीय सूत्र लिखोगे। और जब विमीय सूत्र लिख लेंगे तो m का जो घात है, l का जो घात है और t का जो घात है वो यहाँ पे लिखा जाता है। फॉर्मूले में abc यहाँ पर है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एकदम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। और सुनिए बशीर बटर जी ने क्या कहा है। बशीर बटर कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा, और हम भी दरिया हैं। देखिएगा यार, हिंदी शायरी और उर्दू शायरी का करिश्मा देखिएगा। एक तरफ वो आपको एक नसीहत देते हैं कि भैया ज़्यादा चाहो मत किसी को, और दूसरी तरफ आपको ज़िंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे उधर रास्ता हो जाएगा। ये आपको आपके ऊपर विश्वास कहने के लिए कहा गया है कि आप खुद अपने आप में एक दरिया हो। आपको समंदर की तलाश में नहीं निकलना है, आपको अपना कारवां खुद बनाना है। अबे जिधर चलोगे उधर एक रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे उधर रास्ता हो जाएगा। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो देखें, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट है आपके लिए।
वायु में ध्वनि की चाल दी गई है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, स्पीड दिया है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, तो इसको हम लोग n1 ले लेते हैं। n1 कितना दिया है, 332 मीटर प्रति सेकेंड दिया है बच्चा। n1 इज इक्वल टू जो भी मापन की पद्धति है मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये मीटर प्रति सेकेंड। और किसकी बात हो रही है, चाल की बात हो रही है। अब यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर ले लिया जाए, अब हम लोग दूसरी पद्धति में जा रहे हैं। पहली पद्धति तो हो गई यहां पर जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकेंड है। अब दूसरी पद्धति में क्या बोल रहे हैं कि अगर लंबाई का मात्रक क्या हो जाए, किलोमीटर हो जाए, ओके, समय का मात्रक घंटा हो जाए, तो इसका मान क्या होगा, आपको n2 निकालना है बच्चा, n2 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखेंगे जो कि है यहाँ पे चाल। चाल का विमीय सूत्र कितना है, चाल का विमीय सूत्र, आप अपनी चाल चलिए, चाल का विमीय सूत्र लिखिए। चाल का विमीय सूत्र m का घात 0, l का घात 1, t का घात -1, LT-1। यानी यहां पे a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है। a b c यही तो पीछे आपको बताया गया है, भावनाओं में बह तो नहीं गए। अब देखिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, n2। अच्छा, पूरा सिस्टम से पहले कंपेयर कर दें आपको। ये हो गया n1, इधर हो गया n2। n2 आपको निकालना है। n1 कितना है बच्चा, n1 इज इक्वल टू है 332, इसकी वैल्यू है 332। ओके, यहां पे m जिसकी जरूरत ही नहीं हमको, l और t। यहां पे l के लिए क्या लिखा है, l के लिए मीटर लिखा है बच्चा, l के लिए मीटर लिखा है। t के लिए क्या लिखा है, t के लिए सेकंड लिखा है, मतलब t का मात्रक इधर सेकंड है। और द्रव्यमान का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि द्रव्यमान आपके समीकरण में है ही नहीं। फिर भी चलो लिख लेते हैं, हालांकि नहीं है तो मत ही लिखो, काहे के झंझट मोल ले रहे हो। यहाँ पे भी हमको छोड़ ही दीजिए आप। L का क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक यहाँ पे किलोमीटर में जाना है आपको, यहाँ पे आप किलोमीटर में जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे t का मात्रक क्या है, घंटा बोल दिया है। ये वाला घंटा नहीं है ना कि घंटा करूंगा, घंटा R R R R HOUR R, घंटा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको इसमें ले जाना है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, प्रोसीजर समझिएगा, रटना नहीं है। n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 m1 बाई m2, इसका घात a है, घात क्या है, घात a है, L1 बाई L2, घात b है, और m1 बाई m2, L1 बाई L2, T1 बाई T2, घात c है। तो यहाँ पे तो a का घात 0 है, तो ये 1 हो गया, इसीलिए तो बोला उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। n1 कितना है, n1 332 है, ये घात 0 हो गया, 1 हो गया। L1 कितना है बच्चा, L1 को ले लीजिए, कहाँ गया, अरे पीछे, सॉरी 332, पीछे का मतलब था पीछे स्लाइड में जाना है। n1 332 हो गया, और इसको आप लिखेंगे, L1 है 1 मीटर, 1 मीटर, इसको ले लीजिए 1 किलोमीटर, और ये नीचे में घंटा है ना, और इसका घात कितना है, देखो घात कितना है, घात तो एक ही है मुझे याद है, T1 बाई T2, T1 है 1 सेकेंड, और T2 कितना है बच्चा, T2 है घंटा, T2 घंटा है। ओके, अच्छा यहाँ पे 1 1 लगाना भूल गया, 1 1 1 2 2 2, ठीक है। 1 सेकेंड अपॉन 1 आवर, 1 घंटा, इसका घात कितना, -1 है। ओके, तो सब सिस्टम से है ना, देख लीजिए। n2 इजकल टू n1 m1 बाई m2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 ABC। m1 m2 का घात 0 है, तो ये 1 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। n1 की वैल्यू 332 है, रख दिया आपने।
L1 1 मीटर, L2 1 किलोमीटर, किलोमीटर में लिखना है यहाँ पर, 1 सेकेंड और ये 1 घंटा, ठीक है। और अब देखो क्या करना है, N2 इज इक्वल टू 332। किसको किस में बदलना है ये देखिए आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है भाई मेरे। आपको अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसको किस में बदलना है। किलोमीटर को मीटर में मत लिख देना, किलोमीटर को मीटर में नहीं लिखना है, मीटर को किलोमीटर में लिखना है, मीटर को किलोमीटर में लिखना है। 1 मीटर कितना किलोमीटर, 10 के घात -3 किलोमीटर, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं किलोमीटर को, और नीचे तो 1 किलोमीटर ही है। यानी पहली पद्धति में जो 1 मीटर बोला है एक्चुअली में कितना किलोमीटर है, 10 के घात -3 किलोमीटर है, 10 के घात -3 किलोमीटर है, सही है। और जो 1 सेकंड बोला है, 1 सेकंड कितना घंटा होता है, 1 सेकंड होता है 1/3600, याद है कि नहीं। 1 सेकंड जो है 1/3600 सेकंड होगा, इसको सेकंड लिख दीजिए, सॉरी मैंने गलती बोली। 1 सेकंड कितना होगा, 1/3600 घंटा होगा। 1 सेकंड 1/3600 घंटा हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 1 घंटा, ये और ये। तो यहां से घंटा घंटा किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए N2 इज इक्वल टू 332, ये 1/1000 लिखा जा सकता है ये। अच्छा घात कितना है, घात 1 है, इसका घात -1 है बच्चा, घात को भी लेके चलना है। इसका घात 1 है, इसका घात -1 है, तो देखो 10 के घात -3 है तो 1/1000 है ये, और 1/3600 है, लेकिन देखो ये 1/3600 है तो 3600 तो नीचे आ जाता, लेकिन घाट -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आप लिख सकते हैं इंटू 3600। और यहाँ से ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। जब आप इसको इंटू करेंगे बच्चा तो आपको आंसर मिलेगा, पूरा आप हल कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 1195.25 किलोमीटर पर आवर। N2 इज इक्वल टू 1195.25, 1195.25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो N1 है 332 मीटर प्रति सेकेंड, वो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में 1195.25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जिसमें बदलना है उसी में करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बस क्या करना है, इन मीटर किलोमीटर सेकंड घंटा इन दोनों को एक लेके आना होता है ताकि ये कट जाए। आप यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में लेकर आए हो, किलोमीटर को मीटर में भी लिख सकते हो, घंटा को सेकंड में भी लिख सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, और ये हमारा दूसरा सवाल है जो मैं हल कर रहा हूं। और बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करने वाला ये सेकंड क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। यहां पे क्या दिया गया बच्चा कि SI में G का मात्रक, और क्या है G, कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कितना है, G इक्वल टू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की बात हो रही है, ये किस में है, ये SI मात्रक में है मेरे भाई, ये SI मात्रक में है। किस में बदलना है, CGS में बदलना है, CGS में चेंज करना है। तो आपको बताना है कि CGS में कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले जिस भौतिक राशि की बात हो रही है उसका विमेय सूत्र लिख लीजिए। तो G का विमेय सूत्र कितना है, m-1 L3 T-2। अभी मैंने पीछे बताया आपको जहां पे तारे के दोलन की बात हो रही थी, m-1 L3 T-2। तो यहां से आपको A कितना मिल गया मेरे भाई, A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3 मिल गया, और C इक्वल टू -2 मिल गया। A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू -2।
तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी भौतिक राशि के मात्रक को परिवर्तित करना है उसका विमीय सूत्र लिखना है। फिर वही है कि बिना विमीय सूत्र के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो विमीय सूत्र लिख लिया, ABC मिल गया, और यहाँ पे इधर को SI है, इधर को CGS है। N1 की वैल्यू कितना है मेरे भाई, N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 है, और आपको बताना है कि इस वाले में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे M1 देख लो कितना होगा, L1 कितना होगा, T1 कितना होगा। SI में है तो ये 1 kg हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 सेकेंड हो जाएगा। और सीरियस में M2 है, L2, T2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, M2 कितना हो जाएगा, ये 1 kg है तो ये 1 ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा ना, यहाँ ग्राम में चलना है आपको। ये 1 मीटर है, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, माय नेम इज चौरसी एंड आई एम नॉट कोरोना पॉजिटिव। मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, हो गया। कोई याद किया होगा, कोई याद करता तो सॉरी, हिचकी आती है तो ये छींक क्यों आया। क्या मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ? नहीं, शायद नहीं हूँ मैं। चलो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूँ भी तो बहुत दूर हूँ, बस नहीं हूँ मैं। तो M2 इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और यहाँ तो सेकेंड ही रहेगा ना, सीजीएस में टाइम का मात्रक सेकेंड ही होता है। तो ये हो गया SI मात्रक, ये हो गया सीजीएस। N1 दिया है इतना, N2 बताना है कितना होगा, kg मीटर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप बोलेंगे कि N2 इक्वल टू हो जाएगा N1, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। ओके। घात A, घात B, घात C, घात लगा के बैठा है ABC, घात लगा के बैठा है ABC भाई। N2 कितना होगा, N1 कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11 है। M1 को लिखेंगे आप 1 kg, इसको लिखेंगे आप 1 ग्राम। ओके, और घात कितना है, घात तो शायद -1 होगा, -1 होगा। ओके, -1। L1 कितना है, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। घात कितना है, -3 है क्या, घात सॉरी 3 है, घात 3 है। और ये हो जाएगा T1 बाई T2, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो ये तो घात जो भी हो अपने को क्या ही फर्क पड़ता है, हालांकि -2 है तो लिख दो -2। N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2, ये वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो बच्चा, ये तो 1 बाई 1 तो कहानी खत्म ही हो गया, इसको हटा ही दो खेल से बाहर। 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखो ये 1 kg है, 1 ग्राम है, आप किसी को किसी में भी परिवर्तित कर सकते हो। जैसे कि 1 किलोग्राम है तो इसको आप 1000 ग्राम लिख सकते हो ना, और ये 1 ग्राम है। ओके, घात -1 है, घात -1 है। 1000, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ से ग्राम कैंसल, बस बच गया 1000 का पावर -1। 1 मीटर तो इसको आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर कैंसल, घात 3 है। वो कहानी तो खत्म हो चुकी है। तो 6.67 इंटू 10 के घात में -11, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखो 1000 है ना, 1000 का घात -1 है, यानी ये 1/1000 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 10 के घात में 3, सॉरी 100 के घात में 3, यानी आप सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 10 के घात में 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 10 के घात में 5, इसको आप लिख दो 10 के घात में 3, 10 के घात में 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये है 3, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, यानी 10 के घात में -3 प्लस 10 के घात में 5 कितना आ जाएगा, ये 6.67 इंटू 10⁻11। 10 के घात में कितना बच जाएगा, इन दोनों को हल कर रहा हूँ मैं अभी, इन दोनों को हल करूँगा, कितना आएगा, 10 के घात में 2 आ जाएगा, 5 -3 2, और -11 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको
आगे अगला क्वेश्चन है तो यहीं पे निपटाना पड़ेगा मामला, और निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये n2 इक्वल टू कितना बच्चा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा। ओके 6.67 इंटू 10⁻⁻9, और यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह क्या लिखोगे आप, लिखोगे डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम का स्क्वायर। सीजीएस मात्रक, न्यूटन के लिए डाइन, मीटर के लिए सेंटीमीटर, किलोग्राम के लिए ग्राम। तो ये हो जाएगा सीजीएस में कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻9 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चा। पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस में है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको किस में बदलना है, एसआई में इसका मान ज्ञात करना है, तो सीजीएस को एसआई में चेंज करना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप भी इसको डिल लगा के हल करना। कहीं और भी आप लगाइए डिल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई में मन लगाओ यार। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, यही टॉपिक रहेगा, डायमेंशनल एनालिसिस रहेगा, और कुछ घातक सवाल करेंगे, कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में, बता चुका हूं किसके साथ। तब तक के लिए अलविदा।